वेलकम बैक CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ में विपिन भट्ट और हमारे साथ बने हुए हैं आशीष महाजन साहब जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉलर इज मिस्टर तनीश शाह जो कि ठाणे से यानी MMR से हमें फोन कर रहे हैं। तनीश जी बहुत स्वागत है आपका। आज क्या मदद करें हम आपकी? सर जी हमारा एक फ्लैट है उल्वे में, स्वराज किंगस्टन में। जी जी। और वो अभी हम लोग ने अभी रेंटल पे दिया हुआ है विच इज अराउंड 35,000 पर मंथ। गुड। तो हम लोग को ये प्लान था, ये हम लोग ने 2015 में बाय किया था। तो अभी वो फ्लैट को अभी रखें या उसको सेल आउट करके वो अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें सो दैट वी कैन गेट मोर देन दी रेंटल अमाउंट। और आगे फ्यूचर में कोई एप्रिसिएशन का चांस है क्या उल्वे में? अच्छा, ये आपने जो घर खरीदा था, मैं जस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कितना अप्रिशिएट हुआ अभी तक? सर जी इट वाज बॉट एट अराउंड 65 लाख। तो अभी 1 करोड़ 25 का मार्केट वैल्यू चल रहा है। ओके, और ये आपने खरीदा था 2015 में? जी जी जी। 10 साल में 65 लाख से करीब करीब 1.25 करोड़ ये हो गया और 35,000 रुपए आपको किराया भी मिल रहा है। राइट, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। लेकिन आपका जो सवाल था वो भी इंटरेस्टिंग है, आशीष जी से जानना चाहते हैं। आशीष जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, इन्होंने इस फ्लैट से जो पाना था वो पा लिया। 10 साल में अगर 65 लाख का 1.25 करोड़ या उससे ऊपर हुआ तो नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। और जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले नोएडा के लिए कहा कि एयरपोर्ट तो अभी वहाँ आया है, यहाँ पर भी एयरपोर्ट अभी आया ही है। उल्वे तो जाना ही एयरपोर्ट के लिए गया, नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए। और 35,000 रुपये की रेंटल वैल्यू जो कि मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है 65 लाख के घर में जो मूल इनकी निधि थी उस पर। लेकिन इनका सवाल इंटरेस्टिंग है, कह रहे हैं कि क्या अब ये जो 35,000 रुपये का किराया आता है इसको बेच दें, इससे छोड़ दें और इसको पैसा को वो डाल दें म्यूचुअल फंड के अंदर, तो क्या इन्हें ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगे? अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग भी है। विपिन जी, इस पे तो मेरा एक सीधा एक, देखिए बहुत सारे हम लोग जो है हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनमें एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ये बोल सकते हैं कि डजेंट मैटर, ओके, पर कई बार जब हम हाइंडसाइट में जब भी हम पहले का सोचते हैं कि हमने कब इन्वेस्ट किया, आज क्या वैल्यू, तो पहली बात तो इन्होंने दाम दुगना हो गया, ठीक है। अगर उसको रिटर्न में कैलकुलेट करेंगे तो वो 6-7-8% से ज्यादा शायद रिटर्न दिखेगी नहीं एनुअल बेसिस पे। पर अगर मैं अपने 65 लैक्स की जगह, चलिए मैं 1 करोड़ मान लेता हूँ कि मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट इसमें 1 करोड़ रहा और इनको एक एश्योर्ड रिटर्न 4% की उस पर मिल रही है, मतलब 4.2 लैक्स उनका साल का रेंट है। पहली बात, इनको कोई म्यूचुअल फंड क्या एश्योर्ड रिटर्न देगा नहीं, बस बस इशू तो है। सेकेंडली, स्टॉक मार्केट्स का बिहेवियर काफी वॉलेटाइल रहता है। तो या तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो 35,000 रुपीज इनको मंथली आ रहा है उसको आप SIP में डाल दीजिए, ओके। तो आपकी जो रेट है वो एक अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट्स में जाती रहेगी। अदरवाइज पूरी रियल एस्टेट से निकल के स्टॉक मार्केट में जाना, मतलब अगेन पर्सनल चॉइस है कि किसी भी रियल इन्वेस्टमेंट में मुझे लंबा समय तक बने रहना है। कोई भी शॉर्ट टर्म में तो आपको इन्वेस्ट, चाहे गोल्ड हो चाहे रियल एस्टेट हो, कोई भी हम ये तो नहीं बोल सकते कि अगले कुछ साल में ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपने जैसे एयरपोर्ट की पूरी स्टोरी प्ले करी है, इट्स अ वेरी नाइस लार्ज एयरपोर्ट जो अभी और बढ़ रहा है। और उल्वे में अब तक इतने सालों में क्या रहा कि बहुत छोटी छोटी कुछ डेवलपमेंट्स रही जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और उनकी डिमांड अब ज्यादा ही रहेगी क्योंकि ये लोग एयरपोर्ट के पास रहना चाहेंगे, कोई बेड एंड ब्रेकफास्ट बनाना चाहेगा, कोई अपने कॉर्पोरेट अपने लोगों को वहां ठहराना चाहेगा। तो ये अच्छी जगह पे इन्होंने प्रोडक्ट ले रखा है। मे भी जो पुरानी तरह की सोसाइटीज है उनमें अप्रिसिएशन उतना ना है, पर ये कहना कि मैं उधर से निकल के म्यूचुअल फंड में डाल दूं, हर इन्वेस्टमेंट का एक अपना रिस्क पैटर्न होता है। और ये तो रियल एस्टेट में अभी काफी डी रिस्क हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया, इनको एक प्रोडक्ट मिला जो रेंटल पे भी चला गया। और इट जिस दिन वो चाहे वो उसको बेच भी सकते हैं, मे बी 1-2 महीने में बिकेगा या थोड़े टाइम में बिकेगा। जो स्टॉक मार्केट का सबसे आसान तरीका है कि आप एक सेल बटन दबाएं और आप इमिडिएटली लिक्विडिटी पा सकते हैं। बट उस वॉलेटिलिटी से आपको फेमिलियर होना होगा और कंफर्टेबल होना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट वॉलेटाइल है, लेकिन वो आपको दिन ब दिन आपको ऐसा नहीं दिखता है कि मेरा प्रॉपर्टी का प्राइस ऊपर है या नीचे है, वो आपको। चलिए फटाफट अब एक और ईमेल ले लेते हैं, लेकिन सवाल अच्छा था आपका, बढ़िया था। आगे एक ईमेल है सीमा जी का और ये पुणे से है और पूछ रही है कि प्रोजेक्ट है आशियाना अमोत, लोकेशन है तलेगांव और साइज है 1.5 BHK, आई थिंक ये 1.5 BHK होगा।
प्राइस है 1.25 करोड़ से ज़्यादा और पोजीशन है जून में 2028 तक। इस प्रोजेक्ट और बिल्डर के बारे में थोड़ा राय जानना चाहती हैं। बुकिंग के वक्त कई तरह के वादे रहे, इनफैक्ट होते हैं। क्या हमें बुकिंग के समय कई तरह के वादे हैं, क्या हमें इस प्रोजेक्ट में और आगे बढ़ना चाहिए? राइट, तो एक इंक्वायरी जैसी है ये सर, तलेगांव में है, 1.25 करोड़। मुझे वहाँ के हिसाब से प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, बट वेल एनीवे, डेवलपर कैसे हैं और क्या इन्हें जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? विपिन जी, एक्चुअली उस सवाल में ये क्लैरिटी नहीं है। एज इन दिस इज अ सीनियर हाउसिंग प्रोजेक्ट। जी जी। ओके, आशियाना हाउसिंग इनफैक्ट फ्लैगशिप कंपनी रही है सीनियर हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। इनफैक्ट मैं इतने सालों से रियल एस्टेट से जुड़ा हूं और हमने कुछ साल पहले ही सोचा था कि सीनियर हाउसिंग बहुत बड़ा एक सेक्टर होना चाहिए, जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा सोसाइटी ऐसी है कि हम सीनियर हाउसिंग को ओल्ड एज होम की तरह सोचते हैं, तो एक मेंटल ब्लॉक है। हाउएवर वो धीरे धीरे गेन कर रहा है, अपना एक फुटहोल्ड बना रहा है और आने वाले सालों में ये और बड़ा होगा, क्योंकि फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं, डिस्टेंसेस लोगों के बीच के बढ़ रहे हैं, एल्डर्स को केयर चाहिए। तो आशियाना ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया एग्जीक्यूट किए हैं और ये तलेगांव इसलिए ही लोकेशन इन्होंने चूज करी होगी क्योंकि ये मुंबई को सर्व करती है, मुंबई से सस्ती है और वहाँ ग्रीनरी और माउंटेनियस एरिया है। तो आशियाना का बैकग्राउंड अच्छा रहा है। इनफैक्ट इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गुड़गांव के पास मानेसर भिवाड़ी में है शायद। वहां पे बहुत लोग रहते हैं और इनकी बहुत एक्टिव कम्युनिटी है। सीनियर लिविंग एक एक्टिव कम्युनिटी होती है। सीनियर लिविंग का ये मतलब नहीं है कि वहां पे जाके पेशेंट्स ओल्ड एज में वहां जाएंगे और उनको हॉस्पिटलाइजेशन और तरह तरह की सर्विसेज दी जाएंगी। बेसिक सर्विसेज डेफिनेटली प्रोवाइड करी जाएंगी, बेसिक मेडिकल केयर भी अवेलेबल होगी। उसके अलावा एक्टिविटीज, एज इन सेम एज ग्रुप के रिटायर्ड पोस्ट रिटायरमेंट के लोग आपस में आके मिलें। मोस्ट लाइकली 55 ईयर प्लस की कम्युनिटीज होती हैं, तो वो क्या है, उनको ये अभाव नहीं रहता कि मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे बच्चे मेरे साथ में नहीं है, या अकेलापन जो कई शहरों में लोगों को हो सकता है। जैसे बॉम्बे जैसे शहर में मैं रह रहा हूँ और मैं 60 प्लस हूँ, हस्बैंड वाइफ है, तो उनको बहुत ही अजीब लग सकता है कि हम सब, हमारे सामने यंगस्टर्स या हमारे एज ग्रुप के लोग नहीं है, ओके, या आपके फैमिली मेंबर्स नहीं है। तो ऐसी सोसाइटीज में लोग एक तरह से सेकेंडरी हाउसिंग की तरह ही से ट्रीट किया जाता है। आप चाहे तो उसे कुछ महीनों के लिए आप हर साल में यूज करें, या आप पूरी तरह शिफ्ट भी होना चाहिए। इसीलिए उनके साइजेस वगैरह भी छोटे रहते हैं। मतलब सीनियर लिविंग इज नॉट सपोज टू बी की लग्जरियस लिविंग, लग्जरियस हाउस, क्योंकि उसको मेंटेन कौन करेगा। तो ये सेल्फ मेंटेन्ड कम्युनिटीज हैं एक्टिव लिविंग को प्रमोट करने के लिए, और ये इंडिया में अक्रॉस सिटीज हैं, लेकिन अभी बहुत कम नंबर्स में। मतलब बैंगलोर, गुड़गांव, बॉम्बे, सभी जगह पे इस तरह का हो रहा है, पर पेस पे अभी तक हुआ है वो काफी स्लो है। मे भी आने वाले सालों में ये और पेस गेन करेगा। जैसे दिल्ली एनसीआर के, देहरादून, शिमला के आसपास काफी कम्युनिटीज बनी, बट अभी भी हम ये कहेंगे कि आप उनको यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। जरूर। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज के लिए समय समाप्त हो गया है। और यहाँ पर आशीष जी का धन्यवाद और साथ में सभी दर्शकों का भी। आप अपने सवाल हमें भेजते हैं तो बिल्कुल भेजते रहिए pgmoneycontrol.com या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे ही करेंगे। नंबर भी बता दूं 7045220000। तो जैसा चाहें वहां भेज दें, थोड़ा डिटेल डाल दें, फ़ोन नंबर, नाम, ये सब लिख दें, बाकी हम पर छोड़ें। हम आपके सभी सवालों के जवाब का बेहतरीन से बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा और अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।